हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फॉरेन ट्रेड का नेक्स्ट टॉपिक, एक और टॉपिक जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन ट्रेड के कौन कौन से रोल्स हैं जो कि वो एक इकोनॉमी में देखता है, या फिर इकोनॉमिक में उसके क्या क्या रोल हैं, क्या क्या बेनिफिट एक तरीके से हम उससे उठा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम फॉरेन ट्रेड के रोल्स एज वेल एज इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी। तो रोल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड कवर अप करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड कैसे कैसे आपके होते हैं, जिसमें इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड आपका एंट्रीपोर्ट ट्रेड के बारे में हमने बात की थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ट्रेड क्या होता है? एक इंजन की तरह होता है किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए, क्योंकि देखो हर कंट्री अपनी सारी की सारी डिमांड पूरी नहीं कर सकती। आप एग्जांपल अपने इंडिया का ही ले लीजिए। हमारे इंडिया में भले ही बहुत ज़्यादा मैन पावर है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़े लेवल पे रिसोर्सेज है, बट स्टिल हम इतने सारे लोग हैं कि हमारी जो डिमांड है, जो जो चीज़ों को लेकर के हमारी डिमांड्स है, वो हम अपनी ही कंट्री में कंप्लीट कर ले और बाहर से कुछ ना खरीदें या फिर बाहर कुछ ना बेचें, तो हम ऐसे ही सर्वाइव नहीं कर सकते। इनफैक्ट कोई भी कंट्री ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपको जो है लाइफ में या फिर जो है अपना एक चीज़ें मेंटेन करनी है, अपनी डिमांड एंड सप्लाई की जो है चैन बना करके रखनी है, तो उस सिचुएशन में आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ना ही सिर्फ अपने देश में बल्कि अपने देश के बाहर भी। सो ट्रेड जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी जो है आपकी इकोनॉमी कोई भी कंट्री की उठा लीजिए, उसके ग्रोथ के लिए एक इंजन की तरह काम करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। इन डेवलप्ड कंट्रीज इट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये एक शेयर रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का ही हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं इसके रोल के बारे में। सो जो सबसे पहला रोल है वो है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। जैसे हम अपने देश में कोई सामान बेचते हैं, तो सामान खरीद बेच करते टाइम पे हमें पेमेंट देनी पड़ती है। अगर हम खरीद रहे हैं और बेच रहे होते हैं तो हमें जो है पेमेंट मिल रही होती है। वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश का इनफ्लो है और आउटफ्लो है, यानी कि जो कैश है वो घूम रहा है, उसका एक चक्र चल रहा है, जो मनी है उसका चक्र चल रहा है। वहीं अगर हम जो है फॉरेन से खरीदेंगे या फॉरेन में बेचेंगे, किसी और इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे, या फिर अपने देश के बाहर किसी भी देश वाले व्यक्ति को बेचेंगे, तो वहाँ पे वो व्यक्ति हमें इंडियन रुपीज़ में पेमेंट तो करेगा नहीं, वो करेगा किस में, इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट करेगा। इंटरनेशनल करेंसी में यानी कि जैसे कि अभी इस टाइम पे डॉलर को एक तरीके से सबने मानक बना रखा है कि भाई हम डॉलर में ही जो है चीज़ें खरीद बेच करेंगे। हालांकि कई कंट्रीज़ अब जो है इनिशिएटिव ले रही हैं अपनी करेंसी को बढ़ाने के लिए, जो है वो उसी में ट्रेड करने की कोशिशें कर रही हैं, और इंडिया ने भी ये इनिशिएटिव बहुत जल्दी ले लिया है। सो उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज आपको यहाँ पे मिल जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है यानी कि किसी और देश की करेंसी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाती है जब आप फॉरेन ट्रेड करते हो। लेट्स सपोज इंडिया में कोई व्यक्ति है, उसने जो है गेहूँ बेची है बहुत बड़े लेवल पे, और उसने जो है बाहर किसी कंट्री के व्यक्ति को बेची है, तो बाहर कंट्री वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसको फॉरेन करेंसी देगा जो भी डिसाइडेड उनके बीच में होगी। तो फॉरेन करेंसी मिलेगी, तो यानी हमारे देश में जो है विदेशी भंडार बढ़ेगा, और विदेशी भंडार बढ़ना बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंस होता है, एक बहुत अच्छा साइन होता है। क्योंकि जब श्रीलंका की अभी हाल में आपने देखा था, न्यूज़ देखा था, तो वहाँ पे क्या था कि विदेशी मुद्रा का भंडार जो था वो बिल्कुल गिर गया था। तो इस वजह से आप उस कंट्री का इकोनॉमी भी जो है एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन का जो है जो रिज़र्व होता है फॉरेन करेंसी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज आप अर्न कर लेते हो अगर आप बाहर कंट्री में सामान बेच रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ इंकरेज इन्वेस्टमेंट। अब देखो आप जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सामान बेच रहे हो, लेट्स सपोज, तो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ही मिल रहा है। अब वहीं पर आपने क्या किया, फॉरेन में जाकर के सामान बेचा, तो ऑब्वियसली उसका रेट भी आपको अच्छा मिलेगा अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो एज वेल एज आपको जो है फॉरेन की करेंसी मिलेगी। तो यहाँ पे एक तरीके से आप क्या करोगे, जो आपको वहाँ से पैसा मिला है वो आप दोबारा से अपने बिजनेस में जो है इन्वेस्ट करोगे और उसको बड़ा बनाओगे, और अपनी जो है बिजनेस का जो है और ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट ला करके उसको बेटर करोगे। सो फॉरेन ट्रेड जो है क्रिएट करता है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोसीजर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि ताकि आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा रीच कर सको। सो वो आपका जो है
एक अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करके देता है। इट इंकरेज देम टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, और साथ ही साथ उनको और ज़्यादा इंकरेज करता है ताकि वो और ज़्यादा गुड्स जो है प्रोड्यूस करे, ताकि वो बेच सके अच्छे से अच्छे ज़्यादा प्रोडक्ट। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, और इसी वजह से क्या होता है, ये एक इकोनॉमी में टोटल इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ करता है। टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है कैसे, जैसे कि आप और ज़्यादा बेटर करोगे अपना, और ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए गुड्स बनाओगे, तो गुड्स बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ अपना इंक्लूड करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, लोगों को जो है लेबर लोगे, साथ ही साथ जो है अपना जहाँ भी और ज़्यादा माल बनाने के लिए आप सामान इकट्ठे करोगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती हैं जो कि इंकरेज हो जाती हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। देखो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपका उसमें स्पेशलाइजेशन ना हो, पर सामने वाले दूसरे किसी फ्रेंड का स्पेशलाइजेशन हो। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, कॉलेज में क्या करते हैं, कॉलेज में एक ग्रुप बना देते हैं और उनको जो है प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि आप प्रोजेक्ट पे काम करो। अब इससे क्या हो रहा है कि आप पूरी क्लास को प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलोगे तो हर व्यक्ति के ऊपर जो है अलग अलग भार पड़ जाएगा, हर व्यक्ति को जो है उसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। और हो सकता है कोई व्यक्ति एक चीज़ में स्पेशलाइज हो, एक बंदा ना हो, कोई बंदा रिसर्च करने में अच्छा हो, कोई बंदा जो है उसका रिप्रेजेंट करने में अच्छा हो, कोई बंदा उसको एक्सप्लेन करने में अच्छा हो, कोई उसमें आइडिया लगा करके उसको कैसे जो है शो करना है उसमें अच्छा हो, डेमोन्स्ट्रेशन में अच्छा हो। तो इसलिए क्या होता है, उनको एक ग्रुप जब बन जाता है तो वो अलग अलग तरीके के स्पेशलाइजेशन लोग जब मिल जाते हैं तो वो मिलके काम करते हैं। सेम गोज विद द कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ में कुछ अच्छी स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करो तो जापान जैसी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें स्पेशलाइज्ड है। अब हमारी कंट्री हो गई या दूसरे कोई नॉर्मल कंट्रीज़ हो गई, पाकिस्तान जैसा कोई कंट्री हो गया, तो आप देखिए क्या होता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेकर के इतना ज़्यादा जो है स्पेशलाइजेशन नहीं है जैसे कंपेयर टू जापान किया जाए तो काफ़ी कंट्रीज़ है जो उतनी अच्छी नहीं है। तो अब जापान क्या करता है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ बनाता है, बहुत अच्छी जो है कह लीजिए आपकी बहुत बेटर जो है प्रोडक्ट्स बनाता है इलेक्ट्रॉनिक, और फिर पूरी मार्केट में बेचता है। वहीं जो दूसरी कंट्रीज़ जिस चीज़ में बेटर हैं वो चीज़ बनाती हैं एंड देन वो सेल ऑफ करती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं तो सबकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, सबके अपने अपने रिसोर्सेज हैं। अगर आप जो है कंट्री के बहुत ज़्यादा ठंडी कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ के रिसोर्सेज थोड़े अलग होंगे, और हमारी जैसी कंट्रीज़ है जो थोड़ी गर्म कंट्रीज़ है या फिर नॉर्मल कंट्रीज़ है, यहाँ के रिसोर्सेज थोड़े अलग होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हर जगह पे अलग अलग रिसोर्सेज हैं, तो वो उनको जो है बेटरमेंट तरीके से स्पेशलाइज कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो अलग अलग स्पेशल तरीके से बन के आएगा और फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री से खरीद लेगी और अपने जो है काम पूरे कर लेगी। और साथ ही साथ जो है लेबर का भी यहाँ पे डिवीजन हो जाता है। लेबर का डिवीजन हो जाता है यानी कि लेट सपोज इंडिया सोचता है कि हम जो है बिल्कुल ही आत्मनिर्भर बन जाएंगे, बाहर से कुछ आयात करेंगे ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत बेटर कोशिश कर रहे हैं अपने जो है लोकल एरियाज़ को ज़्यादा प्रमोट करने की, बट अगर आप जेन्युइनली भी देखो तो आप बिना कहीं किसी और से इंपोर्ट कराए बिना अपनी कंट्री को जो है बिल्कुल ही एकदम ज़ीरो कर दोगे अपने इंपोर्ट को, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लेबर का भी डिवीजन हो जाता है। लेबर का डिवीजन हो जाता है यानी कि आप अपनी कंट्री में लेट सपोज सोच रहे हो कि हम सब कुछ खुद ही करेंगे, हम सब कुछ अपना बना लेंगे, कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेबर पे भार पड़ जाएगा, और साथ ही साथ जो है स्पेशलाइजेशन भी आपकी नहीं है। तो उसी तरीके से अब क्या है, एक कंट्री का कुछ स्पेशल है कि भाई ये इसमें लेबर का काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, एक कंट्री में अलग हो रहा है, एक में अलग हो रहा है, तो स्पेशलाइजेशन भी मिलती है एज वेल एज लेबर का भी डिवीजन हो जाता है। सो फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल। सम कंट्रीज हैव अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, दे शुड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम कंट्रीज़ विच आर एडवांस इन स्किल मैन पावर। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अभी यूक्रेन में अगर आप देखो तो यूक्रेन में जो थे अभी वॉर से पहले बहुत कुछ ऐसे रिसोर्सेज थे जो कि वहाँ पे बहुत बेटर थे, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है काफ़ी लोगों को उससे बेटर जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी चीज़ों को करने की। वहीं पे कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जो है उस रिसोर्सेज कम है पर चीज़ें वो बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो तालमेल बना के सारी कंट्रीज चल सकते हैं कि भैया ठीक है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, हमें दे दो, हम तुम्हें फिनिश गुड्स दे देंगे या हम ऐसे गुड्स तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे।
So foreign trade give benefits to all the country, thereby leading to division of labor and specialization. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी जो इतना ज्ञान मैंने ऊपर वाले पॉइंट में दिया ना, ये उसी से रिलेटेड है, यानी कि रिसोर्सेज का जो है अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, ऑप्टिमम एलोकेशन करना। ड्यू टू स्पेशलाइजेशन, अगर आपका स्पेशलाइजेशन हो गया तो आप क्या करोगे, जो भी रिसोर्सेज है वो क्या होंगे, रिसोर्सेज आर चैनलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली दोज गुड्स विच वुड गिव हाईएस्ट रिटर्न। तो आप क्या करोगे, सिर्फ उन्हीं जो है गुड्स का, उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करोगे जो आपको एक अच्छा हाईएस्ट रिटर्न देगा। दस देयर इज रैशनल एलोकेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू फॉरेन ट्रेड। तो आप क्या करोगे, जो भी रिसोर्सेज है उसको वही अच्छी जगह पे ही यूज़ करोगे। तो रिसोर्सेज का एलोकेशन अच्छी तरीके से होगा, ऑप्टिमम एलोकेशन होगा एंड अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल देखिए, अब जैसे कि लेट्स सपोज किसी कंट्री में बाढ़ आ गई है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है, ठीक है, भगवान ना करे, पर सपोज किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, या फिर जो है वहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता किसी भी प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे गेहूँ का प्रोडक्शन कम हुआ है, गेहूँ बहुत कम हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल, वहाँ पे खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। अभी श्रीलंका का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, श्रीलंका के में क्या हुआ कि खाने वाले लोग हैं, अभी सबकी डिमांड है कि भाई हमें सामान मिले, हमें सामान मिले, बट वहाँ के अभी जो है प्रोडक्शन बिल्कुल ठप हो गया है, प्रोडक्शन ही नहीं है, लाइटिंग नहीं है, तो लोग प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे। तो जो सप्लाई है वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और वहाँ पे डिमांड उतनी की उतनी ही है। सो ऑब्वियसली जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। आई होप आपको ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल क्लियर होगा। सो ये मैं सोच के चल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऑब्वियसली प्राइस आपका जो है ऊपर जाएगा। अब प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस में क्या है, प्राइस ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर वो कंट्री क्या करे, बाहर से किसी तरीके से मैनेज करके सामान मंगा ले, जो क्योंकि उनका प्रोडक्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, या फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाया किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या कई प्रोडक्ट्स का, तो उसने क्या किया, बाहर से सामान मंगा लिया, फॉरेन ट्रेड करके बाहर से सामान मंगा लिया, और अपनी कंट्री में जो सप्लाई की चेन थी उसमें जो है वो प्रोडक्ट डाल दिया। सो अब सप्लाई क्या हो गई है, सप्लाई भी ज़्यादा हो गई है, डिमांड भी उसके आसपास की ही है, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली इसी साल की बात मैं बताती हूँ, नींबू का आप एग्जांपल ले लीजिए। इस साल गर्मियों में नींबू का जो है पीछे से सप्लाई कम था, तो नींबू के प्राइस कितने चले गए थे, 70, 80, 90 रुपये पाव जो थे वो नींबू चले गए थे। तो ये क्या था एक तरीके से, क्योंकि सप्लाई कम था। और वहीं जब अब अगर हमने इम्पोर्ट करा लिया होता कहीं से बाहर से, बड़े लेवल पे अगर हम इम्पोर्ट कराते, तो सप्लाई क्या हो जाती, सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती, माल ज़्यादा होता, तो सप्लाई ज़्यादा करने की सिचुएशन में होते, एंड देन सप्लाई और डिमांड अपने आसपास ही रहता, तो फिर जो है प्राइस भी उसकी स्टेबिलिटी में कहीं इक्विलिब्रियम बन जाता। सो ये क्या है, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, कि ये जो है प्राइस लेवल पे स्टेबिलिटी बनाए रखती है, कि अगर आपके पास जो है सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो आप बाहर से उठा करके उसका जो है प्राइस का स्टेबिलिटी बना सकते हो। फॉरेन ट्रेड हेल्प टू कीप द डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन स्टेबल, विच इन टर्न स्टेबलाइज द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम जो है बिल्कुल आत्मनिर्भर बन जाए ना, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएंगी। काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, कई सारे क्या बहुत सारे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा अभी तक हमने जो है टेक्नोलॉजी लेवल पे इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। हमने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मामले में इतना ज़्यादा कुछ अभी अच्छा नहीं किया है। तो हमारे पास क्या होता है, जब फॉरेन मार्केट अवेलेबल हो जाती है तो मल्टीपल चॉइसेस हो जाते हैं कि भाई किसी और कंट्री में अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं अगर मैं यूज़ करना चाहती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, अवेलेबिलिटी हो जाती है चॉइसेस की। तो फॉरेन ट्रेड क्या करता है, आपको मल्टीपल चॉइसेस जो है इंपोर्ट कराने की, कमोडिटीज़ की एक ऑप्शन एक तरीके से प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प अर्न गुडविल, यानी एक रेपुटेशन ब्रिंग करता है आपका और आपको गुडविल बनाने में हेल्प करता है। मैं बार बार जापान का एग्जांपल क्यों ले रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ जापान की टेक्नोलॉजी बड़ी बढ़िया है, मस्त है, एकदम रापचिक है। सो वहाँ पे क्या है, अब इतनी अच्छी उन्होंने टेक्नोलॉजी बना दी है, उनके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, इंटरनेशनल मार्केट पे उनकी रेपुटेशन बन गई है, तो क्या है कि एक गुडविल बन जाती है कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी ठीक है जापान की बढ़िया है। अगर आप कंट्री में
वर्ल्ड में किसी से भी पूछो तो ये 2-4 कंट्रीज़ के नाम ही है जो कि टेक्नोलॉजी के नाम पे सबके मुंह पे रहते हैं कि हाँ भाई इस कंट्री की टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड। तो ये सब क्या है, ये उनके एक रेपुटेशन, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा जो है आउटकम्स दिए कि उनकी गुडविल बनी है, उनकी रेपुटेशन बनी है मार्केट में। सो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ कैन अर्न रेपुटेशन, जो कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है वो रेपुटेशन भी अर्न कर सकती है, गुडविल इन द इंटरनेशनल मार्केट, अच्छी गुडविल इन द इंटरनेशनल मार्केट। जैसे इंडिया में देख लीजिए, कोरोना के टाइम पे पीपीई किट्स नहीं थे, हमारे पास मास्क नहीं थे, ग्लव्स का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं था, पर जैसे ही लोगों को लगा हाँ भाई अब तो ज़रूरत है, अब तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया, तो उन्होंने प्रोडक्शन इतना बढ़िया किया कि जो है अब क्या कहते हैं, उस टाइम पे हम सिर्फ अपना डिमांड भी कंप्लीट कर लिया एज वेल एज हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए, और एक्सपोर्ट किया तो बहुत लार्ज लेवल पे किया, और सबको लगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट्स बहुत बेटर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ के जो सस्ते पे बेचने के काम पे दिखा रहे थे, तो ये प्रोडक्ट्स उनसे भी बेटर हैं। तो उनका क्या, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, एक रेपुटेशन बन के आई, एक गुडविल बन के आई किसी हमारी कंट्री की कि हाँ भाई इन्होंने बहुत अच्छा पीपीई किट्स बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एटसेट्रा हैव अर्नड अ लॉट ऑफ गुडविल एंड रेपुटेशन इन फॉरेन मार्केट फॉर देयर क्वालिटेटिव प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जो क्वालिटी प्रोडक्शन है उसके लिए देखा जाए तो कौन सी कंट्रीज जैसे जापान हो गई, जर्मनी हो गई, स्विट्जरलैंड हो गई, इन सब ने एक अच्छी गुडविल कमा करके रखी है। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।